नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मैं एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ SCM, जो आपका पेपर नंबर 16 है। उसमें न्यू सिलेबस में OR का एक पार्ट है गेम थ्योरी। तो सबसे पहले गेम थ्योरी में क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं आपके साथ में। हाँ जी, पहला पॉइंट है गेम थ्योरी में गेम का मतलब क्या है। इन जनरल टर्म्स द गेम रेफर टू अ सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन in which two or more competitors are involved in the decision making process in anticipation of certain outcomes over a period of time। मतलब गेम का मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। एक पर्सन यदि अपना फ़ायदा करना चाहता है तो इसका मतलब उसका फ़ायदा तब होगा जब दूसरे का नुकसान होगा। दूसरा यदि अपना फ़ायदा लेना चाहता है तो सेकंड पर्सन का फ़ायदा तब होगा जब पहले पर्सन का क्या होगा, नुकसान होगा। तो उसका मतलब क्या है, सपोज करते हैं हमें मार्केट में अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है। सपोज करते हैं कोल्ड ड्रिंक बेचनी है, तो पेप्सी वाले भी कोल्ड ड्रिंक सेल करते हैं, कोका कंपनी जो कोका कोला कंपनी है वो भी कोल्ड ड्रिंक सेल करती है। मार्केट में 5 लाख कस्टमर हैं जिनको अपनी मतलब जो कोल्ड ड्रिंक है उनको परचेज करनी है। अब 5 लाख जो कस्टमर हैं उनको ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक कौन बेचना चाहता है? तो कोका कोला वाले कहते हैं हम ज़्यादा बेचना चाहते हैं, हम चाहते हैं पूरे 5 लाख के 5 लाख कस्टमर हमसे कोल्ड ड्रिंक खरीदें, पेप्सी से ना खरीदें। पेप्सी वाले क्या चाहते हैं कि सारे के सारे कस्टमर 5 लाख कोल्ड ड्रिंक किससे खरीदें, हमसे खरीदें, कोका कोला कंपनी से कोई ना खरीदे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कंपनी को रणनीति बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक हम बेच सकें। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कोका कोला वाले भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिससे उनको फ़ायदा हो, पेप्सी वालों को नुकसान हो। पेप्सी वाले भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिससे पेप्सी वालों को फ़ायदा हो, कोका कोला कंपनी को नुकसान हो। तो इसका मतलब उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पे दो कॉम्पिटिटर हो गए, कोका कोला कंपनी और पेप्सी कंपनी। दोनों कंपनी एक दूसरे के अगेंस्ट ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे जिसमें उनको फायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा। तो यहाँ जो स्ट्रैटेजीज बनेगी उसको हम कहते हैं गेम। और यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इस तरीके से काम करेंगे कि अपना फायदा हो दूसरे का नुकसान हो। मतलब कोई कस्टमर यदि पेप्सी खरीदने जा रहे हैं तो कोका कोला कंपनी को ऐसा ऐड बनाना पड़ेगा जिसमें उस ऐड पे जो खर्चा हो उस खर्चे का बेनिफिट क्या मिले, कोका कोला कंपनी को मिले कि लोग जो पेप्सी खरीदने जा रहे हैं वो पेप्सी खरीदने की जगह किसको खरीदें, कोका कोला कंपनी की कोल्ड ड्रिंक को खरीदें। ऐसे ही पेप्सी वालों को ऐड बनाना पड़ेगा और इस तरीके का ऐड बनाएंगे जिससे जो लोग कोका कोला कंपनी की कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे थे वो वहाँ ना खरीद के किसकी खरीदें, पेप्सी की। फिर उनको दुकानदार को भी डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब दुकानदार के पास में कोई कस्टमर आता है, वो कहते जी कोल्ड ड्रिंक दे दो, तो कस्टमर से हमने पूछा जी कौन सी पियोगे, उसने कहा जो अच्छी लगे आप वो अपने हिसाब से दे दो। तो ऐसे में जिसपे उसको डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है, जिसपे कमीशन ज़्यादा मिल रही है, डेफिनेटली जिसपे उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा दुकानदार को, वो बेचेगा। तो ऐसे में पेप्सी वाले कहते हैं जी हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। ये बात कोका कोला को पता चल गया, उन्होंने 15% डिस्काउंट कर दिया। 15% का पता चला पेप्सी वालों को तो उन्होंने 20% डिस्काउंट कर दिया, 20 की जगह उन्होंने 25 कर दिया कोका कोला वालों ने। ऐसे में क्या होगा, दोनों एक दूसरे की सेल को घटाने में लगे हुए हैं ताकि अपनी सेल बढ़ सके, और अपनी सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, ज़्यादा। अब 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए मार्केट में हम 95 रुपीज़ की परचेज कर रहे हैं, और हमें भी पता है कि इस कोल्ड ड्रिंक को बनाने में कोई भी कंपनी, चाहे पेप्सी हो चाहे कोका कोला, उनके 10 रुपये का खर्चा आ रहा है या 15 रुपये का खर्चा आ रहा है। 15 की चीज़ वो 95 में बेच रहे हैं, 80 का मार्जिन है। अब 15 की चीज़ यदि 85 मतलब 95 में बेचेंगे, 80 का मार्जिन है, और उसमें वो 20 रुपये का भी डिस्काउंट दे रहे हैं, 15 रुपये का भी डिस्काउंट दे रहे हैं, 25 का भी डिस्काउंट दे रहे हैं, तो भी उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ऐसे में इन्हें एक गेम खेलनी पड़ेगी ताकि उस गेम के थ्रू वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके और दूसरे प्रॉफिट को मिनिमाइज कर सके। तो ऐसी टेक्निक को हम कहते हैं गेम थ्योरी। अब गेम थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट है कि जो पार्टिसिपेंट उस गेम में इन्वॉल्व है उसको कहते हैं प्लेयर। तो प्लेयर का मतलब क्या है, अ पार्टिसिपेंट इज कॉल्ड अ प्लेयर। सेकंड पॉइंट है प्ले। अ प्ले ऑफ द गेम इज सेट टू बी अकर व्हेन ईच प्लेयर हैज चूजन अ कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब यहाँ पे जैसे हमने कोका कोला एक पार्टिसिपेंट हो गया, दूसरा हमारे पास क्या आ गया, पेप्सी, ये दूसरा पार्टिसिपेंट हो गया। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जो भी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं उन स्ट्रैटेजीज को हम कहते हैं प्ले। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हो सकते हैं, तो यदि क्वेश्चन में लिखा है इफ अ गेम इन्वॉल्व ओनली 2 प्लेयर्स देन इट इज कॉल्ड अ 2 पर्सन गेम। और यदि आपके पास में 2 से ज़्यादा लोग हैं तो गेम का नाम क्या हो जाएगा, n पर्सन गेम। हाँ जी, n पर्सन गेम। और यदि 2 ही लोग हैं तो हम इसको कहते हैं 2 पर्सन गेम। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि जो चाल आपको चलनी है
जिससे अपने को फायदा हो दूसरे को नुकसान हो, वो चाल क्या होगी उसके बारे में आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा। इट इज द प्री डिटरमाइंड रूल बाय विच अ प्लेयर वाइल प्लेइंग डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम हिज ओन लिस्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि मैं डिस्काउंट दूं सप्लायर को या सेलर को, या उसका कमीशन का रेट बढ़ा दूं, या मैं उसको एक फ्रिज ऑफर कर दूं कि भैया यदि तूने मेरी 1000 कोल्ड ड्रिंक बेच दी तो मैं तेरे को एक फ्रिज दूंगा, या तेरे को मैं दिल्ली गोवा का एक ट्रिप का वाउचर दूंगा, या फॉरेन कंट्री में जाने की तेरे को एयर फ्लाइट की टिकट फ्री प्रोवाइड करूंगा। ऐसे मेरी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होगी जिससे जो सेलर है, जो दुकानदार है, जो मेरी कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, वो दूसरी कंपनी की ना बेच के सिर्फ मेरी ही कंपनी की बेचे। कस्टमर पेप्सी भी मांगे, कोका कोला वाले को क्या करना पड़ेगा, भैया पेप्सी तो खत्म हो गई है, इस समय थम्स अप पड़ी है, थम्स अप ले लो, हमारे पास में लिम्का पड़ी है, लिम्का ले लो। बोले ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं ये किसके हैं, कोका कोला के। पेप्सी पड़ी भी है फिर भी वो पेप्सी बेच नहीं रहा, क्योंकि उस पर उसको कमीशन क्या मिल रही है, कम, क्योंकि पेप्सी वालों को पता ही नहीं चला कि यार कोका कोला कंपनी ने इस तरीके के डिस्काउंट ऑफर या इस तरीके के वाउचर की स्कीम लॉन्च कर रखी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी, पहला है आपके पास में प्योर और दूसरा आपके पास कौन सा है, मिक्स्ड। प्योर स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी होती है जहां पर हम एक ही तरीके की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, सामने वाला चाहे कुछ भी करता रहे लेकिन हम एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं बार बार। अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी दैट अ प्लेयर चूजेस टू प्ले अगेन एंड अगेन रिगार्डलेस ऑफ अदर्स प्लेयर स्ट्रेटेजी। दूसरे की कोई भी स्ट्रेटेजी हो बट हम क्या करते हैं, एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं बार बार। सपोज करते हैं आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप हैं प्लेयर, मतलब जो आप प्ले कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, सामने वाला बॉलर है, आप बैट्समैन है। तो बैट्समैन का काम क्या, ज्यादा से ज्यादा रन मारना, और बॉलर का काम क्या है, कम से कम रन बनाकर सामने वाले को आउट करना, मतलब जो बॉलें भी बीत जाए और उसका रन भी ना बने। और बैट्समैन का काम क्या, कम बॉलों पे ज्यादा रन बनाना। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। बॉलर की स्ट्रेटेजी क्या होगी, मैं ऐसी बॉल फेंकूं या तो पर्सन एक भी रन ना बना पाए या आउट हो जाए। और बैट्समैन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, जो बॉल मैं खेलूंगा उस पर या तो छक्का मारूं या चौका मारूं, कम बॉलों पे रन क्या बनाऊं ज्यादा, एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो यहां पर भी यदि बॉलर किसी भी तरीके की बॉल कर रहा है, कभी फास्ट कर रहा है, कभी स्विंग कर रहा है, कभी इन स्विंग, कभी आउट स्विंग, कभी स्लो बॉल कर रहा है, कभी बाउंस बॉल कर रहा है, हर तरीके की बॉल डाल के देख रहा है, लेकिन बैट्समैन एक ही स्ट्रेटेजी से, एक ही एक्शन से, एक ही तरीके से हर बार शॉट मार रहा है, एक ही तरीके से खेल रहा है। जैसे आपको याद होगा सौरव गांगुली जब मैच खेलता था तो ऑफ साइड पे जो सामने वाली टीम होती थी वो आधे से ज्यादा प्लेयर लगा देते थे, क्योंकि सौरव गांगुली का जो ऑफ था वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब आप यदि लेफ्ट में खेलते हैं तो ये आपका ऑफ हो गया सामने वाली साइड, जितने भी बंदे वहां पे लगा सकते थे लगा देते। उसके बाद भी सौरव गांगुली क्या करता था, चौका निकाल देता था या छक्का निकाल देता था। बंदे देखते रहते थे, बॉलर इतने सारे बंदे लगाने के बाद भी बंदा यहाँ से निकाल देता है। इसका मतलब उसकी स्ट्रेटेजी इतनी जबरदस्त थी कि उसको पता था कि कितने जगह से मुझे शॉट निकालना है कि दो बंदे आपस में पहुंच ही ना पाए इस बॉल को पकड़ने के लिए। तो ये होगी आपकी प्योर स्ट्रेटेजी। मिक्स स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होगा, जैसे सचिन तेंदुलकर, कभी आपने उसका यदि स्कोर बोर्ड देखा होगा तो कभी वो पीछे छक्का मार देता, कभी सामने छक्का मार देता, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी कहीं पर, कभी कहीं पे। वो हर बॉल को अलग अलग तरीके से खेलता, कभी स्विंग कर देंगे, कभी बैठ के, कभी लेट के, ऐसा लगता है जैसे झाड़ू लगा रहे हैं मैच पे, ग्राउंड पे। तो वहां पे जो स्ट्रेटेजी तेंदुलकर साहब खेलते थे वो कौन सी करते थे, मिक्स स्ट्रेटेजी, क्योंकि वहां पे हर बॉल को खेलने का उनका एक अलग अंदाजा था, अलग अंदाज तरीके से वो खेलते थे। तो वो हो गई मिक्स स्ट्रेटेजी, जहां पर किसी पर्सन की एक स्ट्रेटेजी नहीं होती, अलग अलग स्ट्रेटेजी का वो यूज करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। A set of strategy that the player chooses on a particular move of the game with some fixed probability or called mixed strategy। अब ये probabilities क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपके पास में जो probability situation है वो क्या होती है। सपोज करते हैं हमारे पास में A1 A2, ये जो हमारा प्लेयर A है उसके पास में दो स्ट्रेटेजी है, दूसरा B1 B2, ये जो B प्लेयर है उसके पास भी दो स्ट्रेटेजी है। A1 कहता है, मतलब जो A प्लेयर है वो कहता है जी मैं तो A1 ही प्रोबेबिलिटी, मतलब जो स्ट्रेटेजी है वो यूज करूंगा, खाली इसको मैं कभी यूज ही नहीं करूंगा। मतलब किसको यूज करूंगा, A1 को यूज करूंगा, A2 को यूज नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, प्रोबेबिलिटी जो होती है दोनों स्ट्रेटेजी की मिला के होती है 1। यदि मैं इसको 0 नंबर दूंगा, इसको यूज ही नहीं करूंगा, तो सारे नंबर किसको दे दूंगा, इसको दे दूंगा। तो जहां पर आप एक सिंगल स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, जहां पे आप सिंगल स्ट्रेटेजी को यूज करते हो, सारी की सारी प्रोबेबिलिटी उसी को दे देते हो, उसी को मार्क्स दे देते हो, ठीक है ना, और दूसरे को काउंट ही नहीं करते, कंसीडर ही नहीं करते, तो उसको हम कहते हैं प्योर स्ट्रेटेजी। लेकिन यदि हम A1 भी यूज कर सकते हैं, A2 भी यूज कर सकते हैं, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है मान लीजिए ये हो गई 1/6 और इसकी होगी 5/6, दोनों का सम मिलाकर कितना आएगा 1/6 प्लस 5/6, 6/6 दैट इज 1। तो ये हो गई आपके पास में मिक्स स्ट्रेटेजीज, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो
1/6 हमने दिया है स्ट्रैटेजी A1 को और 5/6 हमने किसको दिया है स्ट्रैटेजी A2 को। ऐसे ही B1 और B2 वाले भी हैं। जो प्लेयर B है वो B1 और B2 दोनों स्ट्रैटेजीज का यूज करने के चांसेस हैं उसके पास में, वो किसी को भी यूज कर सकता है। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि मिक्स स्ट्रैटेजीज वो स्ट्रैटेजीज होती है जिसमें एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर के बारे में पता नहीं चलता कि वो कौन सी चाल चलने वाला है। बात समझ में आ रहा है? मतलब आप जब तेंदुलकर को बॉल फेंकोगे तो बॉलर को ये नहीं पता कि भाई उसने शॉट कहाँ पे मारना है, उसको खुद ही नहीं पता कि तेंदुलकर साहब बॉल को कहाँ पे मारेंगे। लेकिन यदि वो बंदा गांगुली को बॉल कर रहा है तो उसको पता है कि 6 में से 5 बॉल वो कहाँ पे हिट करने वाला है, जिस डायरेक्शन में खेल रहा है उस साइड पे। यदि मान लीजिए वो राइट पे खेल रहा है तो राइट पे जाएगा, लेफ्ट पे खेल रहा है तो लेफ्ट पे जाएगा। उसको पता है कि यार बंदे ने यही शॉट मारना है। सारे के सारे यदि 11 प्लेयर होते हैं और एक मैं बॉलर हूँ, एक विकेट कीपर है, बाकी 9 बचे, 9 को भी यहीं पे लगा दे, राइट पे ऑफ पे लगा दें उसके, तो क्या होगा, शॉट वो वहीं से निकालेगा। लेकिन तेंदुलकर के केस में ऐसा नहीं है। यदि आपने सारे के सारे बंदे लेफ्ट पे लगा दिए 9, वो राइट पे मार देगा, राइट पे लगा दोगे लेफ्ट पे मार देगा, दोनों तरफ 5-5 4-4 खड़े कर दिए वो पीछे आगे मार देंगे। तो स्ट्रैटेजी को समझना मुश्किल है। तो किसकी स्ट्रैटेजी समझना मुश्किल है? मिक्स स्ट्रैटेजी को समझना मुश्किल है, क्योंकि जो प्लेयर है वो पता नहीं कौन सी चाल चल दे, किसी को पता नहीं है। बात समझ में? तो कैरम बोर्ड भी एक गेम है। अब आपका काम क्या है, क्वीन आपको भी ले जानी है, क्वीन मेरे को भी ले जानी है, लेकिन क्वीन तो एक ही होती है। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी? आपकी स्ट्रैटेजी मेरे को नहीं समझ में आएगी कि आप पहले किसको लेके जाना चाहते हैं, ठीक है ना। मेरी चाल क्या है वो आपको नहीं समझ में आएगी। तो हो सकता है कि मैं बीच में क्वीन को ले जाने की कोशिश करूं, हो सकता है मैं शुरू में क्वीन को ले जाने की कोशिश करूं, हो सकता है मैं एंड में ले जाने की कोशिश करूं। आपका प्लान क्या है? पहले मैं धीरे धीरे नंबर निकाल लूँ, लास्ट में जो क्वीन बचेगी उसको आराम से निकालूंगा, सारा फोकस उस पर लगाऊंगा। तो आपकी स्ट्रैटेजी मुझे नहीं पता, मेरी स्ट्रैटेजी आपको नहीं पता। लेकिन यदि ऐसा हो कि आपकी चाल मुझे पता है कि जब भी मैं आपके साथ गेम खेलता हूँ आपकी पहली कोशिश होती है क्वीन को निकालना, देन उसके बाद में बाकी जो गोटियां होती है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी फिक्स्ड है, दैट इज प्योर स्ट्रैटेजी। ये चीज होगी। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एक फ्लो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो असाइनमेंट आपको मिला है, जो बुक आपको मिलेगी, उसके अंदर ये जो चार्ट है वो कंप्लीट पेज पे आपको पूरा दिखाई देगा, आप उसको वहां से देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले ये फ्लो चार्ट आपको बताता है कि यदि कोई क्वेश्चन गेम थ्योरी का आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो फ्लो चार्ट से हम यहाँ पे पता लगाते हैं कि हम जो क्वेश्चन एग्जाम में हमें मिलेगा उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले है राइट द पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जितने भी प्लेयर्स हैं, जैसे 2 प्लेयर हैं, ए प्लेयर और बी प्लेयर, प्लेयर ए और प्लेयर बी। हाँ जी, B1 B2 इनकी ये 2 स्ट्रैटेजी है। ऐसी ए प्लेयर की A1 A2 2 स्ट्रैटेजी है। मतलब स्ट्रैटेजी का मतलब चाल, हिंदी में क्या बोल सकते हैं भैया, चाल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चाल। अब ऐसे में जो ए प्लेयर है वो कहता है यदि मैं A1 स्ट्रैटेजी को चलता हूं और बी प्लेयर B1 स्ट्रैटेजी को चलेगा तो एक का फायदा होगा, एक का क्या होगा, नुकसान होगा। तो मान के चलते हैं कि जो आपका रो के अंदर होता है ये गेन होता है, गेनर। गेनर का मतलब जीतने वाला। भाई गेम में एक हमेशा क्या होता है, जीतता है, और दूसरा क्या होता है, हारता है। तो जो कॉलम में होता है उसको हम क्या कहते हैं, लूजर। मतलब यदि हम ए को जिताना चाहते हैं तो उसका मतलब बी को हमें हराना पड़ेगा। यदि मैं बी को जिताना चाहता हूं तो ए को मुझे क्या करना पड़ेगा, हराना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना, गेम में कोई एक जीतता है तो दूसरा क्या होता है, हारता है। ऐसा नहीं कि दोनों जीत जाए, कभी ऐसा हो नहीं सकता क्रिकेट में दोनों जीत जाए, या कैरम बोर्ड का प्ले खेल रहे हैं दोनों जीत जाए, ठीक है ना। तो कोई एक हारता है तो दूसरा जीतता है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं जो हमारे पास में ए प्लेयर है वो हमारा गेनर है जिसको हम जिताना चाहते हैं, और बी प्लेयर हमारे पास है लूजर जिसको हम हराना चाहते हैं। क्योंकि एक को जिताना हमारा काम है, तो जिसको जिताना चाहते हैं यदि हम उसको जिता देंगे तो सामने वाला अपने आप ही क्या होगा, हार जाएगा। अब यदि गेनर जो ए है, जो हमारा प्लेयर ए है, वो यदि A1 स्ट्रैटेजी चलता है तो सपोज करते हैं वो 5 रुपए कमाता है 1 यूनिट बेचकर, तो B1 को कितने का नुकसान होगा, 5 का नुकसान होगा। क्योंकि A1 को 5 का फायदा हो रहा है तो B1 को क्या होगा, 5 का नुकसान। इसको आप ऐसे समझो कि जो चाल ए प्लेयर ने A1 चली है उससे उसकी 1 यूनिट की सेल बढ़ गई। किसकी सेल बढ़ गई, ए प्लेयर की। मतलब ए जो सेलर है मान के चलते हैं उसकी सेल 1 यूनिट की बढ़ गई, और वहीं पर बी प्रोडक्ट की सेल क्या हो गई, बी जो कंपनी है उसकी सेल 1 यूनिट की घट गई। दोनों का प्रॉफिट पर यूनिट 5 रुपये। तो यदि ए की 1 यूनिट ज्यादा बिकेगी और बी की 1 यूनिट कम बिकेगी, जैसे मैंने आपको बोला था मार्केट में 5 लाख कस्टमर है कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए, यदि पेप्सी की सेल बढ़ती है
तो पेप्सी को फायदा होगा, कोका कोला को नुकसान होगा क्योंकि उसकी सेल घट रही है। कोका कोला की सेल बढ़ेगी तो पेप्सी वालों को नुकसान है क्योंकि कोका कोला की सेल बढ़ने से उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक उसी तरीके से ए कहता है यदि मैं A1 चाल चलता हूं तो मुझे इससे 5 का फायदा होगा, जिससे बी को 5 का क्या होगा, नुकसान होगा। ऐसे ही यहां पर A1 कहता है यदि मैं, मतलब ए प्लेयर कहता है यदि मैं A1 चाल चलता हूं, B2 चाल चलता है तो ए को यहां पे उस चाल के चलने से 7 रुपए का फायदा होता है और B2 को, मतलब बी को यहाँ पे 7 रुपए का क्या होगा, B2 चाल चलने पर नुकसान होगा। तो ये ध्यान रखना कि ये ए का फायदा है 5 रुपए और 7 रुपए और बी का क्या है, नुकसान। यदि A2 चाल चलता है, मेरी बात को ध्यान से समझे, A2 चाल को चलता है और यहाँ पे उसको जो फायदा है 2 रुपए का, ए को A2 चाल चलने पर और बी को B1 चाल चलने पर, ए को 2 रुपए का फायदा है, B1 को, मतलब बी को यहाँ पे 2 रुपए का नुकसान है। सेम उसी तरीके से यहां पर हम ले लेते हैं। तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला पॉइंट है पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैंने आपको समझा दी। स्टेप नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, अप्लाई मैक्सी, मिनी और मिनी मैक्स प्रिंसिपल। जो गेनर होता है उसके लिए हमें क्या करना है, हाँ जी, गेनर के लिए हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, हम यूज करते हैं मैक्सी मिन। और लूजर के लिए हम कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, मिनी मैक्स। भाई यदि मुझे ए को ज्यादा से ज्यादा फायदा देना है तो ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ए के लिए फायदा है और बी के लिए क्या है, नुकसान है। ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स है इसमें ए प्लेयर के लिए फायदा है और बी प्लेयर के लिए क्या है, नुकसान है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा फायदा किसको हो, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा फायदा किसको हो, गेनर को हो, ए को हो। तो मान लीजिए आपके पास में 4 सब्जेक्ट हैं, तो चारों सब्जेक्ट में आप कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करना चाहोगे, जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स क्या आते हैं, कम आते हैं। तो पहले आपको देखना पड़ेगा चारों सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं। मान लीजिए ग्रुप 1 आपने दिया और आपका किसी वजह से टोटल एग्रीगेट नहीं बन पाया 200 और आपका ग्रुप क्लियर नहीं हो पाया, तो ऐसे केस में जब आप सेकेंड टाइम उस ग्रुप को रिपीट करोगे तो आप कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा तैयारी करोगे, जिसमें आपके मार्क्स सबसे ज्यादा आए थे उस पर ज्यादा फोकस करोगे या जिसमें सबसे कम आए थे उस पर ज्यादा फोकस करोगे। तो ऑब्वियस है जिसमें सबसे कम आए थे आप उस पर ज्यादा फोकस करोगे, ताकि 40 तो हर बार आपके आ रहे हैं लेकिन एग्रीगेट 200 नहीं बन पा रहा, तो 200 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस सब्जेक्ट में 40 या 45 या भाई आपके 41 या 42 नंबर आ रहे हैं जिसकी वजह से आपका टोटल नहीं बन पा रहा, आपको उस पर फोकस क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई मेरी। तो जो गेनर होता है वो कौन सा रूल फॉलो करता है, मैक्सिमम का, और लूजर किसका रूल फॉलो करता है, मिनी मैक्स का। मतलब वो चाहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा नुकसान में मेरे को नुकसान क्या हो, कम से कम हो। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा मैक्सिमम और मिनी मैक्स प्रिंसिपल। अब इसका मतलब क्या वो समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, मैक्सिमम का मतलब होता है मिनिमम में मैक्सिमम को ढूंढना, ठीक है ना। मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम। यानी कम से कम में ज्यादा से ज्यादा कब आना। तो यहां पे 5 और 7 में आपका मिनिमम कितना है, रो मिनिमम। रो मिनिमम में आपके पास है 5 और ये आपके पास कितना है 2। और इसमें मैक्सिमम कितना हो गया, इसमें मैक्सिमम कितना हो गया, रो मिनिमम में मैक्सिमम। मैक्सिमम आप कह सकते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कौन सी चाल चलेगा, A1 चाल चलेगा। कौन सी चाल चलेगा, A1 स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा। अब हम लूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो लूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो रूल चलेगा वो चलेगा आपका मिनी मैक्स। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम मैक्सिमम। कॉलम मैक्सिमम में आपके पास में आ गया यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना आ गया 7। यहाँ 5 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया। फिर उसमें हमें क्या ढूंढना है, मिनिमम ढूंढना है। तो मिनिमम कौन सा हो गया, मिनिमम कौन सा हो गया, ये 5 हो गया। 5 और 7 में कौन सा हो गया 5, ये मिनिमम हो गया। ठीक है जी। अब ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि मैक्सी मिनिमम अप्लाई करने के बाद में हम क्या देखते हैं, अगला स्टेप हमारे पास क्या है, इज देयर इज अ सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट का मतलब क्या होता है, सैडल पॉइंट का मतलब होता है कि जो A1 चाल चल रहा है और जो B1 चाल चल रहा है उन दोनों में
वैल्यू कॉमन आ रही है नहीं आ रही कॉमन। यहां पर आपके पास में कॉलम मैक्सिमम कितना है 5 और उसमें मिनिमम कितना है 5 है, मतलब कॉलम मैक्सिमम में 5 और साथ में हमने मिनिमम वैल्यू कितनी ले ली 5, और यहाँ पे रो मिनिमम में आपके पास में 5 और साथ में 5 वैल्यू थी मिनिमम, 2 और 3 में कौन सी थी 2 थी, फिर उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5। इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लेयर का जो बेनिफिट है वो कितने रुपए का है 5 रुपए का, और बी प्लेयर का जो लॉस है वो कितने रुपए का है 5 रुपए का। अब एक का फायदा दूसरे के नुकसान के यदि बराबर आ रहे तो हम उसे क्या कहते हैं, देयर इज ए सैडल पॉइंट। क्या चीज है, सैडल पॉइंट। तो यहाँ पे सैडल पॉइंट हो गया, मतलब दोनों मैच कर रहे हैं, एक का फायदा एक का नुकसान, हम इसे कहते हैं सैडल पॉइंट। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? इज देयर इज अ सैडल पॉइंट, यस। तो आपका आंसर है यस। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ गेम, आपको वैल्यू ऑफ गेम निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यू ऑफ गेम में कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है 5 आ रहा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5। मतलब एक का नुकसान 5 रुपये तो दूसरे का फायदा भी कितना है 5, तो वैल्यू ऑफ गेम कितनी हो गई 5 रुपीज होगी। वैल्यू ऑफ गेम कितनी आ जाएगी आपके पास में 5 रुपीज। फटाफट से नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ गेम आपकी 5 आई है, क्या ये आपकी फेयर है या अनफेयर है? क्या ये आपकी फेयर गेम है या अनफेयर गेम है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो यदि वैल्यू ऑफ गेम इक्वल टू 0 आता है तो आप उसे कहते हैं फेयर गेम, और यदि वैल्यू ऑफ गेम नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आप उसको क्या कहते हैं अनफेयर गेम। ठीक है ना, यदि वैल्यू ऑफ गेम 0 आ रही है तो किसी का फायदा होगा ना किसी का नुकसान हुआ, तो उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ गेम फेयर गेम। और अनफेयर का मतलब क्या है, किसी एक का फायदा हो रहा है दूसरे का नुकसान हो रहा है, तो किसी एक का फायदा दूसरे का नुकसान, फेयर गेम कैसे होगी? फेयर गेम तो होती है ना जिस भाई 200 या तो दोनों को 2-2 रुपए का फायदा हो, या दोनों को 2-2 का नुकसान हो, या दोनों को 5-5 का फायदा हो, या दोनों को 5-5 का क्या हो नुकसान, तब तो हम उसे कहते हैं फेयर डील है। लेकिन यहाँ तो फेयर दिख ही नहीं रहा। तो वैल्यू ऑफ गेम नॉट इक्वल टू 0 है, और यदि वैल्यू ऑफ गेम नॉट इक्वल टू 0 है तो कौन सी गेम हो गई आपकी, अनफेयर गेम हो गई। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये अभी पहला केस हो गया जो मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश की है। दूसरा पॉइंट है, यदि आपके पास में सैडल पॉइंट नहीं आता, अभी तो जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें सैडल पॉइंट आ गया, यदि सैडल पॉइंट नहीं आता तो फिर उस केस में हम क्या करते कि हमारे पास में ये वैल्यू अलग अलग होती, इधर होती मान लीजिए 4 और इधर वैल्यू होती 5, और वो आपस में बराबर नहीं होती, तो हम कहते हैं जी सैडल पॉइंट नहीं है। तो उस केस में हम कहते हैं जी सैडल पॉइंट हमारे पास में नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे एग्जाम्पल अभी हम लेंगे जिसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा सैडल पॉइंट है या नहीं है। यदि सैडल पॉइंट है तो आपका वैल्यू ऑफ गेम यहीं से पता चल जाएगा, और यदि सैडल पॉइंट नहीं है तो फिर उस केस में आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो पे ऑफ मैट्रिक्स आपका बन रहा है क्वेश्चन में, जैसे अभी पे ऑफ मैट्रिक्स आप देख रहे हो, तो यहाँ पे 2 आपके पास क्या रो हैं और 2 आपके पास क्या कॉलम, तो आपका जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर है। ठीक है ना, m और n, m का मतलब है नंबर ऑफ रोज और n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, और 2x2 में 2 रो 2 कॉलम, यदि 2 रो 2 कॉलम हैं तो हम उसे कहते हैं 2x2 पे ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सैडल पॉइंट है या नहीं। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें सैडल पॉइंट था, क्योंकि एक का 5 रुपए का फायदा हो रहा है, दूसरे का 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, और ऐसे में सैडल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर एक का फायदा दूसरे के नुकसान के बराबर होता है। तो मैंने देखा हाँ जी सैडल पॉइंट है, और वैल्यू ऑफ गेम कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ गेम का मतलब हो गया ये 5 रुपए, जो कॉमन पॉइंट है, ये मेरा वैल्यू ऑफ गेम हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, यदि मान लीजिए मेरे पास सैडल पॉइंट ना होता, सपोज करते हैं वैल्यू अलग होती क्वेश्चन के अंदर, ये वैल्यू आपके पास में अलग होती, सैडल पॉइंट ना होता क्वेश्चन के अंदर, ये 5 रुपए की जगह आपके पास में कोई और वैल्यू होती, ठीक है ना, तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ता, हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता कि यदि जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर का है या नहीं। यदि वो 2x2 ऑर्डर का है, यस, तो फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे उस मेथड का नाम है ऑड्स मेथड। फिर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ऑड मेथड। मतलब आपके पास में सैडल पॉइंट तो नहीं है,
सैडल पॉइंट तो नहीं है, लेकिन उस केस में आपका जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो 2/2 है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपका सैडल पॉइंट नहीं आता, नो सैडल पॉइंट और पे ऑफ मैट्रिक्स भी 2/2 नहीं है, तो फिर उस केस में आपको जो रूल यूज करना पड़ेगा वो होगा डोमिनेंस रूल्स। कौन सा रूल? डोमिनेंस रूल। और इस रूल का काम होता है कि जो आपका पे ऑफ मैट्रिक्स 2/2 नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 2 3 4 और यहाँ गया 5 3 1, तो इसके अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो तो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने 3, इसका मतलब ये 2/2 का ऑर्डर नहीं है। और यहाँ पे आपका नो सैडल पॉइंट है, नो सैडल पॉइंट, कोई सैडल पॉइंट भी नहीं है। समझने की कोशिश करें तो केस क्या है? नो सैडल पॉइंट, और उसके अंदर जो आपका पे ऑफ मैट्रिक्स है वो 2/2 भी नहीं है। तो यदि वो 2/2 नहीं है तो उस केस में आपको डोमिनेंस रूल फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा? डोमिनेंस रूल। और डोमिनेंस रूल का काम क्या होता है कि जो पे ऑफ मैट्रिक्स आपका 2/2 नहीं है उसे 2/2 बनाना, उसे 2/2 बनाना। तो हम उसे 2/2 बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं वो सारी चीजें आज की क्लास में या अगली क्लास में आपको सिखा देंगे। यदि वो 2/2 है, मान लीजिए आपके पास में 2/2 आ जाता है, ये आपके पास है 2 3 और ये आपके पास है 5 3, बट केस कौन सा है? सैडल, नो सैडल पॉइंट का। केस कौन सा है? नो सैडल पॉइंट का। केस कौन सा है? नो सैडल पॉइंट का। अब नो सैडल पॉइंट में दो केस हो सकते हैं, या तो आपका जो मैट्रिक्स होगा वो 2/2 का होगा या वो मैट्रिक्स 2/2 का नहीं होगा। यदि वो 2/2 का है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? ऑड्स मेथड यूज करना पड़ेगा। और यदि नो सैडल पॉइंट का केस है लेकिन जो मैट्रिक्स है वो 2/2 की जगह 2/3 या 3/2 भी हो सकता है, 2/3 की जगह 3/2 भी हो सकता है। 3/2 का मतलब क्या हुआ? ऐसे भी हो सकता है। तो ये आपके पास हो गया 3/2, ठीक है ना। ऐसे एग्जांपल लिख देता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 4, ठीक है ना। तो ये वाला केस क्या हो गया? 3/3 हो गया। ये 2/2 नहीं है। ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, 2 3 4 5 3 2 और ये हो गया आपके पास में 2/3। कोई भी केस हो सकता है, 4/4 का भी हो सकता है, 4/5 का भी हो सकता है, 5/4 का भी हो सकता है। हाँ जी, मान के चलते मैं एक ऐसा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आपके लिए जिसमें देयर इज नो सैडल पॉइंट। नो सैडल पॉइंट में हमने वैल्यू ले ली 1 5 4 2, 1 5 4 2। अब इसमें जो रो मिनिमम है वो आपके पास है 1 और इधर 2, और यहाँ पे आपके पास में जो कॉलम मैक्सिमम है वो वैल्यू आपके पास है 4 एंड 5। अब रो मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो मैक्सिमम वैल्यू है 2, और कॉलम मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू लेनी है तो आपके पास वैल्यू कितनी है? 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो वैल्यू है यहाँ पे एक जगह 4 है, एक जगह कितने 2, देयर इज नो सैडल पॉइंट, मतलब आपस में वैल्यू मैच नहीं कर रही, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपस में वैल्यू मैच नहीं कर रही, क्योंकि यदि हम यहाँ पर A1 A2 और ये लेके चलते हैं B1 B2, और यदि A प्लेयर ने A2 चाल चली, ठीक है ना, तो उसको 2 रुपए का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। लेकिन जो B प्लेयर है वो यदि B1 चाल चलता है तो उस केस में उसके पास में क्या आता है? मैक्सी मिनिमम रूल के हिसाब से, मैक्सी मिनिमम रूल के हिसाब से B1 चाल चलने पर उसको 4 रुपए का घाटा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एक का फायदा दूसरे का नुकसान नहीं है, मतलब एक का फायदा दूसरे के नुकसान के बराबर नहीं है, मतलब कि देयर इज नो सैडल पॉइंट। समझ में आ गया केस? तो ये हो गया देयर इज नो सैडल पॉइंट। उस केस में आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो आपको पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है, जो पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है वो 2/2 ऑर्डर में है या नहीं है। तो हमने क्या देखा क्वेश्चन में? हाँ जी, 2/2 ऑर्डर में हमें दे रखी है, ये ऑर्डर है 2/2, बिल्कुल सही। अब ये 2/2 में आ गया तो आपका यहाँ पे 1 4 5 2, ये जो एग्जाम्पल है वो देयर इज नो सैडल पॉइंट का केस है। और ऐसे में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो मेथड यूज करना पड़ेगा उस मेथड का नाम है ऑड्स मेथड। और यहाँ पे हम कहते हैं यदि देयर इज नो सैडल पॉइंट, कोई सैडल पॉइंट नहीं है, तो उस केस को हम कहते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। और जहां पे सैडल पॉइंट होता है उस वाले केस को हम क्या कहते हैं? प्योर स्ट्रेटेजी, प्योर स्ट्रेटेजी। तो यदि आपका सैडल पॉइंट है, मतलब एक का फायदा दूसरे का नुकसान का बराबर है,
तो उस केस को हम कहते हैं प्योर स्ट्रैटेजी। और वहाँ पे यदि वैल्यू ऑफ गेम 0 के इक्वल आती है तो उसे कहते हैं फेयर गेम, और यदि वो 0 के इक्वल नहीं आती तो उसको कहते हैं अनफेयर गेम। दूसरा केस, यदि आपके पास में सेटल पॉइंट नहीं है, मतलब कि एक का फायदा दूसरे के नुकसान के बराबर नहीं है, तो उस केस में हम कहते हैं कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो मिक्स स्ट्रैटेजी का है। और मिक्स स्ट्रैटेजी के केस में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है, यदि वो 2x2 पे ऑफ मैट्रिक्स है तो ऑड मेथड यूज करते हैं। यदि वो 2x2 ऑर्डर में नहीं है तो उसे 2x2 ऑर्डर बनाने के लिए हमें जो रूल्स फॉलो करना पड़ता है उसे कहते हैं डोमिनेंस रूल। डोमिनेंस रूल के हिसाब से जो हमारे पास टेबल दे रखी होगी हम उसे बनाने की कोशिश करेंगे 2x2 में। यदि वो 2x2 में कन्वर्ट हो गया, यदि वो 2x2 में कन्वर्ट हो गया तो आपका आंसर है यस। क्या वो 2x2 में कन्वर्ट हो गया? यस, वो कन्वर्ट हो गया। तो फिर आपको ऑड मेथड यूज करना है, यूज ऑड्स मेथड टू फाइंड वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम को निकालने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? ऑड मेथड का यूज करना पड़ेगा। और यदि आपका डोमिनेंस मेथड का यूज करके आपका जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर में नहीं आ पाता, 2x2 ऑर्डर में नहीं आ पाता, तो फिर उस केस में हम नहीं आ पाता तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हमें सबसे पहले चेक करना है कि जो हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स है या तो उसे 2 इंटू एन के फॉर्म में लेके आओ, या फिर मतलब 2 रो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो कितनी भी हो सकती है, कॉलम कितने होने चाहिए? 2। यदि आप ऐसा कर पाते हैं, यस। पहला केस क्या है? पहला केस क्या आपके पास में कि आपके पास में सेटल पॉइंट है या नहीं। मैं सारी चीजें आपको लिखवा देता हूं। केस 1, देयर इज अ सेटल पॉइंट। सेटल पॉइंट है मतलब प्रॉफिट ऑफ ए इक्वल टू लॉस ऑफ बी। ए का फायदा बी का नुकसान के बराबर है तो उसे कहते हैं देयर इज अ सेटल पॉइंट। ऐसे में वैल्यू ऑफ गेम जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन वैल्यू, जैसे अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल के अंदर वैल्यू कितनी आ रही थी? 5। ठीक है जी। क्या ये वैल्यू इक्वल टू 0 है? इक्वल टू 0। और दूसरा केस है नॉट इक्वल टू 0। समझने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप इसे कहते हैं फेयर गेम। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं गेम फेयर है या नहीं है। अनफेयर गेम। ठीक है जी। केस नंबर 2, यदि सेटल पॉइंट नहीं है, केस नंबर 2 देयर इज नो सेटल पॉइंट। ये थोड़ा सा भारी केस है। पहले वाले केस को कहते हैं, केस 1 को प्योर स्ट्रैटेजी। भाई जगह कम पड़ रही थी ना समझाने के लिए तो मैंने अलग से समझा दिया आपको। और केस 2 जिसे कहते हैं मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। देयर इज नो सैडल पॉइंट, मतलब कि प्रॉफिट ऑफ ए नॉट इक्वल टू लॉस ऑफ बी। मतलब ए प्लेयर का फायदा बी प्लेयर के नुकसान के बराबर नहीं है तो उसको कहते हैं देयर इज नो सैडल पॉइंट। ऐसे केस में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा, चेक पे ऑफ मैट्रिक्स। क्या उसका ऑर्डर 2x2 है कि नहीं, मतलब 2 रो 2 कॉलम, और ऑर्डर आपके पास में क्या हो सकता है? 2x4 भी हो सकता है, 4x2 भी हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। 3x2 भी हो सकता है, 2x3 भी हो सकता है, 4x5 भी हो सकता है, 5x4 भी हो सकता है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। मतलब 2x2 का ऑर्डर नहीं है तो सीधी सीधी भाषा में हम बोलेंगे 2x2 का ऑर्डर नहीं है, नो ऑर्डर ऑफ 2x2, 2x2 का ऑर्डर नहीं है।
यदि 2/2 का ऑर्डर है और सेटल पॉइंट नहीं है, देयर इज नो सेटल पॉइंट बट केस ऑफ 2/2 पे ऑफ मैट्रिक्स, तो यूज ऑड्स मेथड। कौन सा मेथड यूज करना भैया? ऑड मेथड। और यदि आपका देयर इज नो सेटल पॉइंट, केस कौन सा है? नो सेटल पॉइंट का, लेकिन आपका जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो 2/2 ऑर्डर का नहीं है, 2/3, 3/2, 4/5, 5/3 ऐसा है, मतलब 2/2 का नहीं है, तो फिर उस केस में यूज डोमिनेंस रूल। डोमिनेंस रूल को यूज करो, कन्वर्ट इनटू 2/2 पे ऑफ मैट्रिक्स। कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है जी। कन्वर्ट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, हाँ जी, यस और नो, दो केस आ सकते हैं, या तो कन्वर्ट होगा या कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्ट होगा या कन्वर्ट नहीं होगा। तो कन्वर्ट यस का मतलब है कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया 2/2 में, और नो का मतलब क्या? कन्वर्ट नहीं हुआ किस में? 2/2 में। ठीक है ना, 2/2 में कन्वर्ट नहीं हुआ। यदि वो कन्वर्ट हो गया तो फिर आपको यूज करना है यूज ऑड्स मेथड, आपको ऑड मेथड यूज करना है। और यदि वो कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है ना, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? 2/2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो फिर उस टेबल को चेक करो। आगे लेके जा रहा हूं, जगह कम है, नो के नीचे जा रहे हैं। आपको जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो बनाना पड़ेगा, यानी पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। किस में? या तो 2/n के ऑर्डर में, मतलब 2 रो होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो कितनी भी हो सकती है, कॉलम कितने होने चाहिए? 2। यदि ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, यूज ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है? ग्राफिकल। और यदि नहीं बना पाते, हाँ जी, पे ऑफ मैट्रिक्स टू बाई एन या m/2 की फॉर्म में, मतलब 2 रो या 2 कॉलम में कन्वर्ट नहीं होता, कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। हाँ जी, ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा? लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, यूज लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, LP टेक्निक। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा? कि जो हमें क्वेश्चन में पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है उसमें प्रॉफिट ऑफ ए लॉस ऑफ बी के बराबर है या नहीं। यस, यदि वो बराबर हैं तो इसका मतलब देयर इज अ सैडल पॉइंट। उस केस में आप उसका हो गए स्ट्रैटेजी, प्योर स्ट्रैटेजी है, और उस केस में आपका वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना। यदि वो इंटरसेक्शन पॉइंट इक्वल टू 0 है तो आप कहोगे जी गेम आपकी फेयर है, और यदि वो इक्वल नहीं है 0 के तो आप कहोगे जी गेम आपकी अनफेयर है। दूसरा केस, यदि देयर इज नो सैडल पॉइंट, मतलब एक का फायदा दूसरे के नुकसान के बराबर नहीं है, तो उस केस में हमें पे ऑफ मैट्रिक्स चेक करना पड़ेगा क्या वो 2/2 ऑर्डर में है या नहीं। यदि है तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा ऑड्स मेथड, और यदि वो 2/2 ऑर्डर में नहीं है तो डोमिनेंस रूल का यूज करके आप उसे 2/2 ऑर्डर में बनाने की कोशिश कीजिए। यदि 2/2 के ऑर्डर में वो कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उस केस में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऑड मेथड यूज करना पड़ेगा, और यदि वो 2/2 ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा तो फिर उस केस में उसे कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए 2/n ऑर्डर में या m/2
टू ऑर्डर में। यदि वो कन्वर्ट हो जाता है तो ग्राफिकल मेथड यूज करना है, और यदि वो कन्वर्ट नहीं हो पाता तो फिर उस केस में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास सेपरेट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से, जो आपको पहले से पता है। हाँ जी, बात सबको समझ में आ गई? दोबारा से समझाऊं कुछ? ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए आज का पहला क्वेश्चन, जो असाइनमेंट आपके पास है उस असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा है डिटरमाइन द ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज फॉर प्लेयर ए एंड बी, ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गेम। आपके पास में एक है प्लेयर बी और दूसरा आपके पास है प्लेयर ए। इतनी देर से जो मैं आपको कहानियां समझा रहा हूं वो अब सिंपल वे में समझाने का टाइम आ गया। बी प्लेयर कहता है जी मेरे पास में 3 स्ट्रेटजीज हैं, B1 B2, 2 ही है मेरे पास में, और ए कहता है मेरे पास में 3 ऑप्शन है, मैं 3 चालों में से कोई भी एक चाल चल सकता हूं। किसके अगेंस्ट? बी के अगेंस्ट। यदि ए प्लेयर A1 चाल चलता है तो उससे उसको फायदा कितना होगा? 9 रुपए का, और बी को नुकसान होगा 9 रुपए का। ध्यान से समझिए, ए ने A1 चाल चली और बी ने बदले में B1 चाल चली। A1 चाल B1 चाल पे भारी पड़ी, और भारी पड़ने पर ए को फायदा हो गया 9 रुपए का और बी को नुकसान हो गया 9 रुपए का। यहाँ पे कितना है? 8 रुपए का फायदा है, 6 रुपए का फायदा है। ये सारे के सारे फायदे किसके हैं? ए के, क्योंकि हम किसी एक को फायदा देंगे तो दूसरे को नुकसान देंगे, तो हमारे लिए ए कौन होगा? हमेशा गेनर, फायदा लेने वाला, और बी कौन होगा? लूजर, जिसको नुकसान होगा। यानी 2 6 4। अब ऐसे में गेनर के लिए रूल कौन सा फॉलो होता है? मैक्सिमिन, मतलब मिनिमम में मैक्सिमम को ढूंढना। और यहां पे रूल फॉलो कौन सा होता है? मिनी मैक्स, मैक्सिमम लॉस में मिनिमम लॉस ढूंढना, मैक्सिमम लॉस में मिनिमम लॉस को ढूंढना, क्योंकि भाई हम तो नुकसान हमेशा बी का क्या चाहेंगे? कम, और ए का फायदा क्या चाहेंगे? ज्यादा। अब ऐसे में हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा रो मिनिमम। रो में हमें मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है और कॉलम में हमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो ढूंढते हैं फटाफट से, देखो यार कितनी कितनी वैल्यू आती है। तो रो मिनिमम में आपके पास आ गया 2, इधर आपके पास आ गया 6, इधर कितना आ गया 4, और यहाँ पे आपके पास आ गया 9, और यहाँ पे आपके पास आ गया 6। पहले तो ये करना है। अब गेनर के लिए रूल फॉलो करना है मैक्सिमिन। मैक्सिमम का मतलब मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है। तो मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आपके पास में? 6 है। इसका मतलब ए यदि A2 चाल चलता है तो उसे 6 रुपए का फायदा होगा मैक्सिमम, और वहीं पर यदि B2 मतलब जो बी प्लेयर है वो B2 चाल चलता है, यहां पर हमें क्या ढूंढना है? यहां पे हमें ढूंढना है मिनी मैक्स। मिनी मैक्स का मतलब मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू, जो कि कितनी है? 6। इसका मतलब क्या हुआ? ए का फायदा 6 रुपए है, बी का नुकसान कितना है? 6। तो ये लॉस ऑफ बी है और ये प्रॉफिट ऑफ ए है। क्या आपको लगता है कि एक का फायदा दूसरे का नुकसान के बराबर है? तो इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या देख रहे हैं? प्रॉफिट ऑफ ए इक्वल टू लॉस ऑफ बी इक्वल टू 6। मान लो जो आपकी पे ऑफ टेबल है वो रुपीज में है, ठीक है जी। प्रॉफिट पे ऑफ टेबल जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो रुपीज में, तो 6 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी। तो आप क्या कर सकते हो? हेंस देयर इज ए सैडल पॉइंट। हाँ जी, इस क्वेश्चन में सैडल पॉइंट है, क्योंकि एक का फायदा दूसरे का क्या नुकसान है? एक का फायदा दूसरे का क्या नुकसान है? एक का फायदा दूसरे का नुकसान है। बस समझ में आ गई? अब ऐसे में आपके पास में वैल्यू ऑफ गेम कितनी आ रही है? वैल्यू ऑफ गेम का मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये A2 चाल चल रहे और ये B2 चाल चल रहे, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया? 6 हो गया। मतलब कि वैल्यू ऑफ गेम कितना हो गया? 6, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। दैट इज अनफेयर गेम। मेरे ख्याल से इस एग्जांपल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बात समझ में आ गई सबको?
तो इस क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले क्या बताया कि क्वेश्चन में सैडल पॉइंट है या नहीं है। सैडल पॉइंट यदि क्वेश्चन में सैडल पॉइंट है मतलब एक का नुकसान दूसरे का फायदा है, तो ये जो केस है वो आपका कौन सा बन गया, केस कौन सा बन गया, प्योर स्ट्रैटेजी का बन गया। प्योर स्ट्रैटेजी का। प्योर स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन एक ही स्ट्रैटेजी का यूज कर रहा है A2 स्ट्रैटेजी का, और दूसरा पर्सन एक ही स्ट्रैटेजी का यूज कर रहा है B2 का। तो यदि आपसे कोई पूछे ए कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, तो प्लेयर ए uses A2 strategy and player B uses B2 strategy। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसके अंदर आपको ये बताना था ए प्लेयर और बी प्लेयर ने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की है ऑप्टिमम। तो ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी ए प्लेयर के लिए A2 है और बी प्लेयर के लिए B2 है, जहाँ पे सैडल पॉइंट भी है और वैल्यू ऑफ गेम 6 रुपये है, और आपके पास में एक का फायदा 6 है, दूसरे का नुकसान 6 है, वैल्यू गेम 6 है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। आप इस गेम को कहोगे अनफेयर गेम। ठीक है जी। तो क्या क्या पॉइंट्स आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पॉइंट पूछ सकते हैं। पहला पॉइंट पूछ सकते हैं जी वैल्यू ऑफ गेम बताओ, तो मैं कहूँगा जी 6। फेयर अनफेयर, तो मैं आंसर दूंगा फेयर गेम। सैडल पॉइंट है या नहीं है, यस देयर इज ए सैडल पॉइंट। स्ट्रैटेजी कौन सी है, प्योर स्ट्रैटेजी है। आपसे पूछ सकते हैं जी कौन सी स्ट्रैटेजी है, प्योर स्ट्रैटेजी है। 1 2 3 4। ठीक है जी। चलिए भाई इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, सारे पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। टाइम लगता है इस पूरे चैप्टर को समझने में, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं। मैंने उसको सिंपल बनाने की कोशिश किया, जो चार्ट आपको दे रखा था। आपके पास जब वो चार्ट आएगा, नोट्स आपके सामने होंगे, तो आपको कंप्लीट चार्ट एक साथ दिखाई देगा। ठीक है ना। एक बार उस चार्ट की मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, चिंता ना करें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है। पे ऑफ मैट्रिक्स में आपके पास सबसे पहले कौन है, प्लेयर बी, और यहां पे आपके पास है प्लेयर ए। हाँ जी, प्लेयर बी कहता है जी मेरे पास में 3 ऑप्शन है, B1 B2 और B3, और ए कहता है जी मेरे पास में तो 2 ही ऑप्शंस हैं, 2 चाल ही चल सकता हूं, ज्यादा दिमाग नहीं है मेरे पास। ठीक है जी। अब ऐसे में यदि ए प्लेयर जो हमारे लिए गेनर होता है, हम पहले उसके लिए बात करते हैं मैक्सिमिन रूल को, और जो बी प्लेयर है वो हमारे लिए लूजर है, और उसके लिए हम रूल फॉलो करते हैं मिनी मैक्स, मैक्सिमम में कम नुकसान होना, नुकसान कम करना, फायदा ज्यादा करना है। अब यदि ए प्लेयर A1 चाल को चलता है तो उसे 1 रुपये का घाटा है, और B1 को मतलब बी को B1 चाल चलने पे 1 का फायदा, माइनस का मतलब नुकसान हो रहा है। ये 2 है, ये -2, ये 6, ये आपके पास में 4 -6। अब यदि मैं मैक्सिमिन रूल को फॉलो करता हूं, मैक्सिमिन रूल को फॉलो करता हूं, जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिया था, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा गेम थ्योरी का, तो सबसे पहले आपको मैक्सिमिन रूल फॉलो करना है, जिसमें आपको रो के लिए मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है पहले, और कॉलम के लिए मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है जी। तो यहां पे मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1 2 -2 में -2 -6। ठीक है जी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6 4 -2, और -6 में बड़ा कौन होता है, -2 बड़ा होता है। ठीक है ना। -6 की वैल्यू तो और छोटी होती जा रही है, नंबर लाइन पे देखेंगे तो -6 और छोटा होता जा रहा है। अब रो मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई -2, -2 और -6 में -2 बड़ा होता है। अच्छा, यहाँ पे कॉलम मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, मिनिमम वैल्यू 6 4 -2 में कौन सी है, -2। इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे एक का नुकसान दूसरे का फायदा है, दूसरे का फायदा एक का नुकसान है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। अब यदि ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो हम कहते हैं ए का फायदा है, लेकिन यहाँ पे ए का नुकसान है और बी का फायदा है, ए का नुकसान बी का फायदा। तो इस देर क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं, इज देयर इज अ सैडल पॉइंट, यस देयर इज अ सैडल पॉइंट, यस देयर इज ए
सैडल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है, बराबर हैं, इक्वल वैल्यू है। एक का फायदा एक क्या नुकसान, बराबर है। तो यदि ए प्लेयर A1 चाल चलता है तो उसको नुकसान 2 रुपए का होगा, और यदि B3 चाल चलता है तो उसे 2 रुपए का क्या होगा, फायदा होगा। तो इसका मतलब यहां पे हम क्या कह सकते हैं, लॉस ऑफ A इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ B इक्वल टू -2। अब ये माइनस जो रिप्रेजेंट किया गया है वो गेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि हम किसी एक को बेस लेके चलते हैं, दैट इज ए प्लेयर गेनर। ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सैडल पॉइंट है, यस। तो स्ट्रैटेजी कौन सी होगी, प्योर स्ट्रैटेजी। ये प्योर स्ट्रैटेजी है, मतलब नो मिक्स स्ट्रैटेजी। ऐसे केस में वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा भी इनका, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा इनका, तो ये आपके पास आ गया -2। क्या इक्वल टू 0 है, नहीं। तो गेम कौन सा है, अनफेयर गेम, क्योंकि एक का फायदा दूसरे के नुकसान के बराबर नहीं है। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से आप नोट करते जाइए, और कोई डाउट आए तो मुझसे पूछते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, अ कंपनी मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियन आर नेगोशिएटिंग अ न्यू 3-year सेटलमेंट, ईच ऑफ दीज हैज 4 स्ट्रैटेजीज। ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे कंपनी की स्ट्रैटेजीज भी दे रखी है और लेबर यूनियन की स्ट्रैटेजीज भी दे रखी है। आप बताइए हम किसको जिताना चाहते हैं, लेबर यूनियन को या मैनेजमेंट को। तो हमेशा ध्यान रखना, वर्कर और मैनेजमेंट में हम हमेशा किसके लिए काम करते हैं, वर्कर के लिए, क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं और मैनेजमेंट को पैसे देने हैं। तो कमाने किसको है, वर्कर को। तो वर्कर को हमेशा क्या रखो, गेनर की सिचुएशन में। तो यहाँ पे आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यूनियन होनी चाहिए, यूनियन स्ट्रैटेजी। हाँ, यूनियन की कितनी स्ट्रैटेजी है भाई, 1 2 3 4। और जो कंपनी है उनकी भी तो स्ट्रैटेजीज हैं, उनका भी नाम 1 2 3 और क्या 4 है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में 1 मिनट के लिए मैं पिछले क्वेश्चन में जाना चाहूंगा। यदि आपसे पूछे कि भाई ए प्लेयर कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करेगा, तो प्लेयर ए यूजेस A1 एंड प्लेयर बी यूजेस B3 स्ट्रैटेजीज। ठीक है, ये लिख के आना आपको, ए कौन सा यूज करेगा A1 और बी कौन सा यूज करेगा B3, ये लिख के आना जरूरी है। हाँ जी, अब आ जाओ वापस क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ पर आपके पास है यूनियन स्ट्रैटेजी 20 रुपये, 25 रुपये, 40 रुपये। ध्यान रखना, रो में कौन आता है, गेनर, और कॉलम में कौन आता है, लूजर। तो कंपनी और यूनियन में हमें किसको जिताना है, यूनियन को, क्योंकि वर्कर को कमाना है पैसे और कंपनी को पे करना है। तो कमाई किसकी ज्यादा होनी चाहिए, यूनियन की। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को, फटाफट से देखिए। चलिए, अब सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन जैसे एग्जाम में मिलता है, यदि उसमें किसी मेथड का नाम कुछ ना लिखा हो, तो हम फर्स्ट किसको अप्लाई करते हैं, पहला स्टेप क्या होता है आपके पास में, अप्लाई मैक्सिमिन रूल। ये रूल फॉलो करके देखते हैं, क्योंकि हमारे को नाम नहीं बता रखा कौन सा मेथड यूज करना है। तो आपको चाहिए रो मिनिमम, और यहाँ पे चाहिए कॉलम मैक्सिमम।
अब रो मिनिमम में आपके पास वैल्यू आ गई 12, आपके पास कितनी है 8, आपके पास कितनी है 2 और आपके पास है -4। कॉलम मैक्सिमम में आपके पास है 40, आपके पास है 15, आपके पास है 12 और आपके पास है 35। ठीक है ना। अब आपको इसमें क्या करना भी, इसमें क्या करना है आपको, हाँ जी, रो मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास है 12 और कॉलम मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, वो भी कितनी है 12। अब इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन स्ट्रैटेजी को और जो कंपनी स्ट्रैटेजी है उसमें एक का फायदा दूसरे का नुकसान 12 रुपये और वैल्यू ऑफ गेम कितनी आ रही है। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये तो इस तरीके से सबसे पहले हम क्या कहेंगे, बेनिफिट ऑफ यूनियन स्ट्रैटेजी इक्वल टू लॉस ऑफ कंपनी स्ट्रैटेजी इन यूनियन कौन सा आपके पास में 1 और कंपनी की कौन सी स्ट्रैटेजी है 3 इक्वल टू 12। ठीक है ना, एक का फायदा दूसरे का नुकसान। यस देयर इज ए सैडल पॉइंट। आप कहोगे कि सर सारे क्वेश्चन आप सैडल पॉइंट के ही कराओगे आज, हाँ जी, आज प्रैक्टिस आपको सारे के सारे कौन से क्वेश्चन की कराएंगे सैडल पॉइंट। हैंस देयर कौन सी पॉलिसी होगी भैया, तो स्टेप नंबर 1 क्या है, मैक्सी मिन रूल फॉलो करो। स्टेप नंबर 2 क्या है, आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, चेक क्या करना है कि एक का फायदा दूसरे के नुकसान के बराबर है या नहीं। यदि यस फायदा है, हाँ, तो आपका सैडल पॉइंट है। सैडल पॉइंट है तो कौन सी स्ट्रैटेजी कंपनी फॉलो कर रही है, प्योर स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है। ऐसे में वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा, वैल्यू ऑफ गेम कॉमन पॉइंट कौन सा है, इंटरसेक्शन 12। क्या ये इक्वल टू 0 है, नो, इक्वल टू 0, मतलब गेम कौन सी होगी, अनफेयर गेम है। ठीक है जी। और यहां पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ सकते हैं अगला कि यूनियन कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, U1, योगे U1, योगे U2, U3, U4 और ये आपके पास क्या है C1, C2, C3, C4। तो यूनियन फर्स्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे और कंपनी स्ट्रेटेजी 3 फॉलो करेंगे ताकि उनको कंपनी को कम से कम नुकसान हो और यूनियन को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे आगे, यूनियन should use U1 strategy and company should use strategy 3। ठीक है जी। स्टेप 3 में आपको ये बताना है किसको कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करती है। हाँ जी, बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को, फटाफट से नोट कीजिए जल्दी से, आपको कोई डाउट है तो। बताइए भाई, कोई दिक्कत किसी को। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। इन तीनों क्वेश्चन में यदि कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपके लिए होमवर्क है, उसमें 3 पार्ट दे रखे हैं और तीनों क्वेश्चन को मैक्सी मिन रूल से आपको फॉलो करना है।
हाँ जी, नेक्स्ट मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th। हाँ जी, 5th क्वेश्चन में लिखा है एज्यूम दैट टू फर्म्स आर कॉम्पिटिटिंग द मार्केट शेयर फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब दो फर्म है, दो कंपनी है जो झगड़ा कर रही हैं मार्केट शेयर को लेकर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। ईच फर्म इज कंसिडरिंग व्हाट प्रमोशनल स्ट्रैटेजी टू एंजॉय फॉर द कमिंग पीरियड। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं ईच फर्म इज कंसिडरिंग व्हाट प्रमोशनल स्ट्रैटेजी टू एम्प्लॉय फॉर द कमिंग पीरियड। आने वाले पीरियड के लिए कौन सी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाए ताकि उनका फ़ायदा बढ़ सके। फ़ायदा किस सेंस में, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर आपको मिल सके। एज्यूम दैट द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स डिस्क्राइब द इंक्रीज इन मार्केट शेयर ऑफ ए फर्म ए एंड डिक्रीज इन द मार्केट शेयर ऑफ फर्म बी। ऑब्वियस है, यदि ए का मार्केट शेयर बढ़ेगा तो बी का मार्केट शेयर क्या होगा, घटेगा। आप ऐसे समझो, दो भाई हैं, सगे भाई, ए भाई और बी भाई, और उनकी प्रॉपर्टी का टोटल 10 लाख रुपया, टोटल 10 लाख रुपया। यदि ए का हिस्सा बढ़ेगा, वैसे इक्वल शेयर होता है 5 लाख 5 लाख, लेकिन यदि ए को 5 लाख की जगह 6 लाख मिले तो बी को 6 लाख थोड़ी मिलेंगे, उसको तो 4 लाख मिलेंगे। तो यदि ए को 1 लाख का फायदा हो रहा है तो बी को 1 लाख का घाटा भी तो हो रहा है। यदि ए का शेयर 5 लाख की जगह 7 लाख हो जाए तो बी का शेयर 5 लाख की जगह 3 लाख हो जाएगा, 2 लाख रुपए घट जाएगा, क्योंकि ए को 2 लाख का फायदा हो रहा है, बी को 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। तो आप ये समझो कि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं बंटवारे के लिए कि मेरा शेयर ज़्यादा होना चाहिए, मेरा शेयर ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरीके से मार्केट में दो कंपनी है, ए कंपनी बी कंपनी, दोनों प्रमोशनल स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मार्केट का शेयर मिल सके। कई बार वो फेवरेबल होती है स्ट्रैटेजी, कई बार वो आपके लिए अनफेवरेबल भी हो जाती है, ठीक है ना। हम मान लो सपोज करते हैं मुझे लगता है भी पेपर आने वाले हैं, और जैसे ही पेपर आएंगे यदि मैं उस समय हैवी डिस्काउंट दे दूं बच्चों को तो मेरी सेल बढ़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। पता चला मैंने हैवी डिस्काउंट दे दिया 50% का, बच्चे को लगेगा सर की क्लासेस बिक नहीं रहे, जहाँ सर 5% 10% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देते, इस समय 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब सर की क्लासेस बिक नहीं रही, तो बच्चे के दिमाग में नेगेटिव पॉइंट जाएगा। यदि मैंने फीस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, 50% फीस बढ़ा दी, 50% फीस बढ़ा दी, तो भी बच्चा नेगेटिव हो जाएगा। वो कहेगा भाई साहब जब दूसरे टीचर्स की क्लासेस वो भी सही पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, ऐसा बच्चे को लगता है। तो फिर उस केस में यदि मैं 50% फीस बढ़ा दूं, दूसरे सब्जेक्ट की फीस दूसरे टीचर का 7,000 में मिल रहा है, मैं आपको कहूँ ये मेरे से आप खरीदो 10,500 में, तो बच्चा खरीदेगा ही नहीं। वो कहते हैं सुमित सर की क्वालिटी बेटर है और इतनी बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है, तो हम आधे पैसे का डबल भी देने को तैयार हैं। लेकिन यदि उनको लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा फर्क आ रहा है तो 50% फालतू क्यों दें, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तो कई बार हमारी स्ट्रैटेजी लोगों के लिए फेवरेबल भी काम करती है, कभी अनफेवरेबल भी काम करती है, तो फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो जिन बच्चों ने मान लीजिए मुझसे ग्रुप 1 पढ़ा, अब वो मुझसे ग्रुप 2 की क्लासेस लेना चाहते हैं, उनको ग्रुप 1 में बहुत अच्छा लगा, पढ़ाई करी उन्होंने और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया ग्रुप 1 में, तो अब वो कहते हैं जी ग्रुप 2 में सुमित सर से ही लेना है, ठीक है जी। अब मुझे लग रहा है कि भाई बच्चों को ग्रुप 2 में मुझसे ही क्लासेस लेनी है, क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठाऊं, और मैंने फीस 50% बढ़ा दी, तो क्या ये मेरी स्ट्रैटेजी सही होगी 50% बढ़ाना? नहीं, मुझे फीस को उतना ही रखना चाहिए जितना इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की फीस है, उसी के आसपास ग्रुप 2 की फीस रखनी चाहिए, ठीक है ना। और यदि मैं फीस 50% डिस्काउंट कर देता हूं तो बच्चे को क्या लगेगा, यार सर का लगता है ग्रुप 1 तो अच्छा पढ़ाते हैं, ग्रुप 2 बेकार पढ़ाते हैं, ग्रुप 2 की क्लास बिक नहीं रही होगी, क्यों ना वो 50% डिस्काउंट देके बच्चों को जबरदस्ती क्लासेस बेच रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट देना फेवरेबल की जगह मेरे लिए क्या हो सकता है, अनफेवरेबल। मैं तो डिस्काउंट इसलिए देना चाह रहा था, मैंने कहा यार बच्चा मेरा 3 सब्जेक्ट एक साथ खरीदेगा तो क्यों ना उसको कॉम्बो डिस्काउंट दे दूं, बट बच्चा तो यहाँ पे उसको पॉजिटिव लेने की जगह क्या लेने लग गया, नेगेटिव। तो मैंने कहा यार इतना ज़्यादा डिस्काउंट भी मत दो कि बच्चा पॉजिटिव की जगह मेरा नेगेटिव हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं तो उससे फायदा भी हो सकता है, हमें नुकसान भी हो सकता है। तो नीचे आपको पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है, हमारे को क्या दे रखा भाई, पे ऑफ मैट्रिक्स। हाँ जी, पे ऑफ मैट्रिक्स में जो फर्म बी है, फर्म बी है, ऐसी फर्म ए भी होगी। ए हमारे लिए कौन है, गेनर, जिसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मेन, और बी हमारे लिए लूजर है। दुनिया हमेशा किसके लिए काम करती है, गेनर के लिए, ना कि लूजर के लिए। तो ऐसे केस में किसी एक को फायदा देना है तो किसी एक को नुकसान भी देना पड़ेगा। मान के चल हम ए को फायदा देना चाहते हैं। अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, नो प्रमोशन, कोई प्रमोशन मत करो, मॉडरेट प्रमोशन और मच प्रमोशन, ज़्यादा से ज़्यादा करो, हाई प्रमोशन। ऐसे फर्म बी का है नो प्रमोशन, मॉडरेट प्रमोशन और मच
प्रमोशन, ठीक है ना। कोई प्रमोशन मत करो, थोड़ा प्रमोशन करो, बहुत ज़्यादा प्रमोशन करो, ठीक है ना। और फर्म भी तीनों ऑप्शन लेके चल रहा है। यहाँ पे क्या है 5, 10, 20, यहाँ पे है 0, 6, 15, -10, 2, 10। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं विच फर्म वुड बी द विनर इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। तो ऐसे केस में हमें क्वेश्चन में कोई मेथड का नाम नहीं बता रखा, तो सबसे पहले हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, रूल कौन सा फॉलो करते हैं, यूज मैक्सी मिन रूल, इस रूल को फॉलो करते हैं। तो इसमें हमें रो क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, और कॉलम की कौन सी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई -10, 2 और आपके पास है 10, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 20, 15 और 10। मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है तो आपके पास में आएगा 10, और मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है वो भी कितने 10। इसका मतलब एक का फायदा दूसरे का नुकसान बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, गेन इन मार्केट शेयर ऑफ फर्म ए इक्वल टू लॉस इन मार्केट शेयर ऑफ फर्म बी इक्वल टू 10। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, इक्वल है भाई। ऐसे में कॉमन पॉइंट क्या रहा भाई, कॉमन पॉइंट क्या रहा है आपके पास में, hence there is a saddle point, हाँ जी, एंड वैल्यू ऑफ गेम इक्वल टू, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा, कॉमन पॉइंट कौन सा है, हाईलाइट कर सकते हैं कॉमन पॉइंट को, आपके पास में आ जाएगा 10। इसका मतलब फर्म ए का 10, मान लो ये सारी चीज़ें परसेंटेज में, फॉर एग्जांपल परसेंटेज में, तो 10% मार्केट शेयर ए का बढ़ेगा तो बी का 10% शेयर क्या होगा, घटेगा। तो ऐसे में नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो कौन सा गेम हो गया, अनफेयर गेम हो गया। हाँ जी, कौन सा गेम हो गया, अनफेयर गेम। ऐसे में फर्म ए कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा, मच मोर स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा, और फर्म बी भी कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करेगा, मच मोर, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फॉर बोथ फर्म्स ए एंड बी इज मच प्रमोशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करना। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें। तो 5th क्वेश्चन आपका हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। हाँ जी, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 4th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 7 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। हाँ जी, 7 क्वेश्चन में आपसे क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 2 कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरर्स आर प्रोड्यूसिंग अ न्यू टॉय अंडर लाइसेंस फ्रॉम अ पेटेंट होल्डर। इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड दे हैव द ऑप्शन ऑफ रनिंग द प्लांट फॉर 8 आवर्स, 16 आवर्स और 24 आवर्स। हाँ जी, उनके पास में एक टॉय बनाना है जिसके लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस जब लेंगे तो वो 8 घंटे के लिए मिलेगा, 16 घंटे के लिए मिलेगा, और एक दिन में कितने घंटे के लिए मिलेगा, 24 घंटे के लिए। द मैन्युफैक्चरर से ए, जो ए मैन्युफैक्चरर है, हैज़ अप, हाँ जी, ए जो मैन्युफैक्चरर है हैज़ सेट अप द मैट्रिक्स गिवन बिलो। ही यूजेज द मैट्रिक्स टू एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ मार्केट डेट ही कुड कैप्चर एंड मेंटेन द डिफरेंट प्रोडक्शन शेड्यूल्स। तो यहाँ पर आपके पास में मैन्युफैक्चर कौन सा आ गया, सबसे पहले ए आ गया, और दूसरा मैन्युफैक्चर कौन है, बी। अब बी हमारे लिए कौन है, लूजर,
और ए हमारे लिए क्या है, गेनर। हाँ जी, ए की जो स्ट्रेटेजी है उसका नाम है S1, S2, S3 और बी की जो स्ट्रेटेजी है वो C1, C2, C3। स्ट्रेटेजी क्या चीज़ है कि या तो हम 8 घंटे काम करेंगे, या फिर हम 16 घंटे काम करेंगे, या फिर हम कितने घंटे काम करेंगे, 24 घंटे। यहाँ पर भी वही सेम रूल है, 8 घंटे, 16 घंटे और 24 घंटे। परसेंटेज आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो 60% का 60 ले लो, यहाँ पे हम परसेंटेज ले रहे हैं, परसेंटेज को हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया 60, 63, 83। यहाँ पे आपके पास है 56, 60, 72, 34। भाई बार बार परसेंटेज लगाने की जगह मैंने ऊपर ही परसेंटेज लगा दिया। अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में बता नहीं रखा कौन सा रूल फॉलो करना है, तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता, कुछ नहीं लिखा होता कौन सा रूल फॉलो करना है, तो आपको सबसे पहले यूज मैक्सी मिन रूल, ठीक है जी। तो मैक्सिमिन में क्या होता है, जो गेनर होता है उसके लिए मैक्सिमिन रूल फॉलो होता है, और लूजर के लिए मिनी मैक्स रूल फॉलो होता है। अब ऐसे में यहाँ पे लिखेंगे रो मिनिमम और यहाँ पे लिखेंगे कॉलम मैक्सिमम। तो रो मिनिमम में है 34, 55, 60, मैक्सिमम 83, मैक्सिमम 72, मैक्सिमम आपके पास है 60, ठीक है ना। अब रो मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू 60 है और मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू कितनी है, 60। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल है, एक का फायदा दूसरे के नुकसान के बराबर है। तो सिंस गेन इन मार्केट शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरर ए इक्वल टू लॉस इन मार्केट शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरर बी इक्वल टू 60%, परसेंटेज लगा दिया। हैंस देयर इज ए सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट का मतलब होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है यहाँ पे एक का हार दूसरे का फायदा है, मतलब एक को जितने का फायदा हुआ दूसरे को उतना एग्जैक्ट नुकसान हुआ। एंड वैल्यू ऑफ गेम कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा भैया, 60। तो वैल्यू ऑफ गेम आपके पास कितनी आ गई, 60, 60%, ठीक है जी। ऐसे में ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी कौन सी होगी, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर बोथ मैन्युफैक्चरर्स कौन सा होगा, इक्वल टू ए के लिए कौन सा होगा, S3 और इसके लिए कौन सा होगा, C3, ठीक है जी। तो ये आपके आंसर्स आ गए। एट व्हाट लेवल शुड ईच प्रोड्यूस, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्केट बी विल हैव, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, चलिए। तो 7 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में भी कौन सी स्ट्रैटेजी है, कौन सा केस है, मिक्स स्ट्रैटेजी है या प्योर स्ट्रैटेजी, तो यदि किसी क्वेश्चन में सैडल पॉइंट आ जाता है, यदि सैडल पॉइंट आ जाता है, देयर इज अ सैडल पॉइंट है, तो हम कहते हैं कि ये कौन सा केस है, प्योर स्ट्रैटेजी का। इट इज अ केस ऑफ
इट इज ए केस ऑफ प्योर स्ट्रैटेजी। पूछेंगे तो आपको बताना, नहीं पूछेंगे तो नहीं बताना। अच्छा केस कौन सा ये, मतलब गेम कौन सा है, गेम कौन सा है, बराबर है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि अनफेयर गेम है। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं आपके सामने, जिसमें लिखा है सॉल्व द गेम यूजिंग मैक्सिमम रूल। अब तो क्वेश्चन में मेंशन ही कर दिया कि आपको मैक्सिमम रूल फॉलो करना है। अब इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। अपनी तरफ से हम प्लेयर के नाम लिख देते हैं, प्लेयर बी और प्लेयर ए। जो हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो हमने अपनी तरफ से नामकरण कर दिया। दोनों की 4 स्ट्रैटेजी हैं, A1, A2, A3, A4। इसका है B1, B2, B3 एंड B4। मैक्सिमम रूल फॉलो करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे रो मिनिमम, उसमें फिर मैक्सिमम वैल्यू ढूंढेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कॉलम मिनिमम या मैक्सिमम, बाद में मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे इसमें। अब इनकी वैल्यू लिखते हैं क्वेश्चन में कितनी कितनी आपके सामने। हाँ जी, 20, 25, 40, -5, 15, 14, 2, 4, 12, 5, 8, 0। हाँ जी, 35, 10, 5, 0। ठीक है जी। इस तरीके से यदि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कौन सा है। अच्छा यहाँ तो इन्होंने नाम दे रखा है मैक्सिमम रूल फॉलो करो। यदि क्वेश्चन में नाम दे रखा होता तो पहले हमें मैक्सिमम रूल को फॉलो करना। आपको याद होगा फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया भी था। तो रो मिनिमम में कितना लेना भाई, रो मिनिमम में आपकी वैल्यू है 12, आपकी वैल्यू है 5, आपकी वैल्यू है 2 और आपकी वैल्यू है -4। कॉलम मैक्सिमम में आपके पास है वैल्यू 40, यहाँ पे है 15, यहाँ पे आपके पास है 12, यहाँ पे आपके पास है 35। अब क्या करना है भाई, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कॉलम मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, मिनिमम वैल्यू ढूंढ ली है, और रो मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है भाई यहाँ पर 12, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी है 12, और दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा आ गया भाई इनका, तो ये आपके पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ गेम 12। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे, सिंस प्रॉफिट ऑफ प्लेयर ए इक्वल टू लॉस ऑफ प्लेयर बी equal to 12. Hence there is a सैडल पॉइंट। मतलब सैडल पॉइंट का दूसरा नाम होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। वैल्यू ऑफ गेम इक्वल टू इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है दोनों स्ट्रैटेजी का, 12, जो कि नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि अनफेयर गेम। पूछेंगे तो बताना है, नहीं पूछेंगे तो नहीं बताना है। ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। और ऑप्टिमम स्ट्रैटेजीज, ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फॉर बोथ प्लेयर्स ए एंड बी इक्वल टू, ए कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा, A1, और बी कौन सी करेगा, B3। ठीक है जी, कोई दिक्कत है तो बताइए, फटाफट से नोट कीजिए।
हाँ जी, 8th क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में अब मैं आपको वो केस समझाना चाहता हूं जहां पे आपका देयर इज नो सैडल पॉइंट। इफ देयर इज नो सैडल पॉइंट मतलब कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, मतलब एक का नुकसान दूसरे के फायदे के बराबर नहीं है। लॉस ऑफ बी नॉट इक्वल टू गेन ऑफ या प्रॉफिट ऑफ ए नहीं है, तो ऐसे केस को कहते हैं नो सैडल पॉइंट। उस केस में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, केस 1 यहां पर क्या बनेगा कि जो आपके पास में गिवन पे ऑफ मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2/2 है। 2/2 का मतलब 2 रोज है और 2 कॉलम्स हैं। ऐसी केस 2 आएगा जो अगली क्लास में बताएंगे। आज की क्लास में हम क्या लेके चल रहे हैं, नो सैडल पॉइंट, और जो आपका ऑर्डर है वो 2/2 है। उस केस में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज ऑड्स मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हाँ जी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ऑड्स मेथड। अब ये ऑड्स मेथड क्या है, कैसे यूज करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास में लिखा है सॉल्व द गेम विद द पे ऑफ मैट्रिक्स। हाँ जी, पे ऑफ मैट्रिक्स आपको दे रखा है सबसे पहले, पे ऑफ मैट्रिक्स। हाँ जी, पे ऑफ मैट्रिक्स में आपके पास में एक का नाम रख दो प्लेयर बी और एक का नाम रख दो प्लेयर ए। जब कोई नाम नहीं दे रखे तो ऐसे अपने नामकरण कर सकते हो भी आप अपनी तरफ से। ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं A1 A2 और ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं B1 B2। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 1 4 और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 5 and 2। अब हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि सैडल पॉइंट है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेप नंबर 1 यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कोई बता तो रखा नहीं है किससे करना है, कौन सा मेथड यूज करना है। जब किसी मेथड का नाम ना लिखा हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, स्टेप नंबर 1 यूज मैक्सिमम रूल। तो मैक्सिमम रूल को यूज करते हैं। अब मैक्सिमम रूल के हिसाब से आपके पास में सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम। बताइए भाई कितनी कितनी वैल्यू आएगी। रो मिनिमम में वैल्यू कितनी आ रही है, 1 और 2, और यहाँ पे कितनी आ रही है, 4 और 5। अब ऐसे में रो मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू ढूंढो अब, जो कि इस क्वेश्चन में कितनी आ रही है, 2। ठीक है जी। और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, कॉलम मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है आपको। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास में है 4। अब इसका मतलब एक का फायदा दूसरे के नुकसान के बराबर नहीं है, मतलब ए का जो प्रॉफिट है वो 2 रुपये और बी का नुकसान कितना है, 4 रुपये। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या किया था स्टेप नंबर 1 में, स्टेप 1 में क्योंकि किसी मेथड का नाम नहीं दे रखा था, यूज मैक्सिमम रूल टू फाइंड सैडल पॉइंट। तो हमने क्या देखा, देयर इज नो सैडल पॉइंट। हाँ जी, सैडल पॉइंट आता है या नहीं आता, 2 केस होते हैं। यदि सैडल पॉइंट आता है तो फिर तो उस केस में आपका जो इतने सारे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं अभी, वो प्योर स्ट्रैटेजी का केस आ जाएगा। तो आपके पास में स्टेप नंबर 1 में आपको क्या चेक करना है, टू फाइंड सैडल पॉइंट। अब सैडल पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या लगता है, सैडल पॉइंट है या नहीं, यस और नो। तो आपका आंसर है नो, क्योंकि प्रॉफिट ऑफ ए
नॉट इक्वल टू लॉस ऑफ बी, बराबर नहीं है। तो ऐसे केस में फिर आपको चलना पड़ेगा स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 क्या कहते हैं? यूज ऑड्स मेथड इफ दो कंडीशन है। पहली कंडीशन इफ नो सैडल पॉइंट, कोई सैडल पॉइंट नहीं है, और दूसरी कंडीशन क्या है? पे ऑफ मैट्रिक्स शुड बी 2/2। तो हमने क्या देखा? पे ऑफ मैट्रिक्स 2/2 है, पे ऑफ मैट्रिक्स 2/2 है, 2 रो 2 कॉलम है, और आपका कोई सैडल पॉइंट नहीं है। दोनों कंडीशन क्या हो गई? फुलफिल हो गई। किसके लिए? ऑड मेथड को यूज करने के लिए। और ये केस कौन सा बन जाता है? केस कौन सा बन जाता है? मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? जहां पर प्रोबेबिलिटी किसी भी एक स्ट्रेटेजी की 100% नहीं होती, किसी भी एक स्ट्रेटेजी की 100% नहीं होती। मतलब क्या हुआ, उसको समझ लेते हैं जरा। तो पिछले हम क्वेश्चन करा रहे थे, उसमें हम A1 को सिलेक्ट कर रहे थे, तो हमने A2, A3, A4 को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। इसका ना इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी नज़र में क्या हो गई? 0। और सारी की सारी प्रोबेबिलिटी हमने किसको दे दी? A1 को दे दी। ऐसे बी प्लेयर कहता है हमारी नज़र में बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, B2 की भी कितनी है? 0, और सारी की सारी प्रोबेबिलिटी किसकी है? B3 की। मतलब हम B1, B2, B3, B4 में हम केवल एक ही स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, B3। ऐसे ही A1, A2, A3, A4 में हम केवल कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं? A1। तो जब हम एक ही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं तो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी उसी स्ट्रैटेजी को दे दी जाती है जिसको सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन इस वाले केस में क्या होने वाला है? इस वाले केस में हम कोई भी स्ट्रैटेजी यूज नहीं कर पा रहे। मतलब यहाँ पर हमारे को समझ ही नहीं आ रहा हम किसको फॉलो करें। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसी एक स्ट्रैटेजी को 100% नहीं दी जाती, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। तो ये केस कौन सा है? वाला जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, ये कौन से केस बन गया? मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का। तो हमें पता कैसे चलता है ये मिक्स्ड स्ट्रैटेजी है? जहाँ पे कोई सैडल पॉइंट नहीं होता, और जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपको हर स्ट्रैटेजी को कुछ ना कुछ देनी पड़ती है, कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी। मतलब सारी की सारी स्ट्रैटेजी, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी एक स्ट्रैटेजी की नहीं होगी। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि सारा का सारा 1 इसको दे दो, उसको 0 दे दो। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आप इसे 1/3 बोलते हैं तो आपको इसे बोलना पड़ेगा 2/3। ये समझा रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर। ऐसे ही आप इसे 1 नहीं बोल सकते और इसको 0 नहीं बोल सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी देनी पड़ेगी। जैसे इसको 1/4 दे दिया, इसको हमने 3/4 दे दिया। मतलब सबकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगी, कोई भी चाल चल सकता है। मतलब मिक्स स्ट्रैटेजी वो सिचुएशन होती है जहां पर जो प्लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे की चाल नहीं समझ पाते। मतलब बॉलर किसको बॉलिंग कर रहा है? सचिन तेंदुलकर को। किसको बॉलिंग कर रहा है भाई? सचिन तेंदुलकर को बॉल कर रहा है। और आप जिन बंदों ने सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए देखा होगा, वो लोग जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर कभी भी एक डायरेक्शन में गेम नहीं खेलता। पूरे ग्राउंड में उसके कहीं ना कहीं हर जगह चौके छक्के रन बनते हैं। लेकिन यदि सौरव गांगुली को देखो तो वो प्योर स्ट्रैटेजी खेलता है। वो एक ही डायरेक्शन में सबसे ज्यादा नंबर बनाता है, सबसे ज्यादा रन स्कोर करता है। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है ना? आपको याद होगा शेन वॉर्न है। शेन वॉर्न जब बॉलिंग करता था तो लोगों को यही नहीं पता था कि यार इन स्विंग होगी, आउट स्विंग होगी, बॉल अंदर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ जाएगी। मतलब बैट्समैन पागल हो जाता था। आपका जो श्रीलंका का जो बॉलर था मुरलीधरन, उसकी बॉल का भी नहीं पता चलता था कि भाई साहब टप्पा खा के बॉल अंदर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ आएगी, क्या होगा। तो ये जो बॉलर होते हैं ये कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं? मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। बात समझ में आ रही? लेकिन जब हमारा श्रीनाथ बॉलिंग करता था तो भैया वो एक ही तरीके की बॉलिंग करता था। बैट्समैन को भी पता चल गया कि यार ये तो हर बार मेरे ऑफ पे ही देगा, लेग पे कभी देगा ही नहीं, और हर बार एक ही पॉइंट पे वो बॉलिंग करता है, टप्पा डालता है। तो बंदों को समझ में आ जाता है कि यार इस बंदे की बॉल को कैसे हिट किया जाए, कैसे चौके छक्के लगाए जाए। तो वो हो गया आपका प्योर स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन में कौन सा मेथड सिखाने वाला हूँ? ऑड्स मेथड। अब ऑड मेथड से क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको इस क्वेश्चन में समझना है। मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल आना नहीं है। हाँ जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी कितनी थी? 1, 5, 4, 2। हम इसे कहते हैं A1। ठीक है जी, ये हमारे पास में है A1 स्ट्रैटेजी, A2 स्ट्रैटेजी। ये आपके पास में है B1 स्ट्रैटेजी, B2 स्ट्रैटेजी।
हाँ जी, ये हमने वैल्यू के नाम रख दिए, A1 इक्वल टू 1, A2 की वैल्यू हो गई 5, ये हो गया B1 और ये हो गया आपका B2। यदि किसी क्वेश्चन को हमें ऑड मेथड से सॉल्व करना है तो उसमें हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी को भी 100% नहीं दे सकते। मतलब मैं B1 को 1 नहीं कह सकता और B2 को 0 नहीं कह सकता, ऐसे ही A1 को 0 नहीं कह सकता, A2 को 1 नहीं कह सकता, क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि खेलने वाले को और खिलाने वाले दोनों को नहीं पता चलता सामने वाला कौन सी चाल चलने वाला है। तो हो सकता है कि A प्लेयर को लगता है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो, इसकी कितनी हो 2/3, इसकी 1/4 हो, इसकी 1/4 की जगह 3/4 हो। तो हमें क्या पता चलेगा ये प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ऑड मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम हर स्ट्रेटेजी की पहले क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं अभी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें रो के अंदर क्रॉस में चलना है। मतलब यहाँ पे हमें वैल्यू लिखनी है A1 माइनस A2 मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब यदि कोई डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाए। और यहाँ पे हमें वैल्यू क्या लिखनी है, B1 माइनस B2 मॉडुलस। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है जी। A1 A2 का डिफरेंस आपको कहाँ पे लिखना है, मतलब जो स्ट्रेटेजी A1 है उनके दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आपको स्ट्रेटेजी 2 में लिखना है। स्ट्रेटेजी जो आपके पास में A2 है उनका जो वैल्यू का डिफरेंस है वो कहाँ पे लिखना है, A1 रो में लिखना है। अब कैसे लिखना है देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हमें ऑड्स मेथड यूज करना है A1 माइनस A2 आपको यहाँ पे लिखना है। तो A1 माइनस A2 1 माइनस 5 माइनस 4, मॉडुलस को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4। फिर B1 माइनस B2, B1 में से B2 माइनस करना है तो 4 में से 2 माइनस के 2 आ जाएगा, मॉडुलस वैल्यू है 2। ऐसे ही A1 माइनस B1, A1 माइनस B1 आपको क्रॉस में लिखना है, मॉडुलस कितना आएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 और उसको सॉल्व करके कितना आएगा 3। ऐसे ही A2 माइनस B2, A2 माइनस B2 5 माइनस 2 3। अब ऐसे में प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इन दोनों का सम 6 है और इन दोनों का सम भी कितना है 6, तो टोटल आपके पास में जो वैल्यू है वो 6 है। टोटल वैल्यू कितनी है 6 है, टोटल वैल्यू कितनी है 6 है। अब क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इनका सम करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहाँ पे लिखेंगे 2/6 4/6, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यदि आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्ट्रेटेजी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्ट्रेटेजी, तो कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी A1 कितना आएगा 2/6 दैट इज 1/3। प्रोबेबिलिटी A2 कितना आ जाएगा 4/6 इक्वल टू 2/3। प्रोबेबिलिटी B1 इक्वल टू 3/6 दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी B2 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2। एक पॉइंट तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बताइए, दूसरा पॉइंट आपसे एग्जाम में क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ गेम बताइए। तो वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए जो हमारे पास में वेट्स निकले थे, हाँ जी, A1 मल्टीप्लाई बाई वेट्स ऑफ स्ट्रेटेजी A1, मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस B1 माइनस B2 प्लस B1 मल्टीप्लाई बाई A1 माइनस A2 मॉडुलस डिवाइडेड बाई इनका सम। इनका सम कितना आपके पास के अंदर क्वेश्चन में, इनका सम B1 माइनस B2 मॉडुलस प्लस, यदि फॉर्मूले को देखोगे तो खतरनाक लगता है फॉर्मूला, लेकिन यदि क्वेश्चन यदि सिंपल तरीके से समझना है तो मैं आपको एरो से समझाता हूँ। इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है और टोटल से डिवाइड करना है, टोटल से डिवाइड करना है। तो 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, 1 को क्या नाम दिया है A1 और 2 का नाम क्या है मॉडुलस B1 माइनस B2, बीच में प्लस का साइन है। 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 4 क्या है B1 और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं मॉडुलस A1 माइनस A2 से, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपका, मतलब 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 6 निकालने के लिए हम 2 और 4 को प्लस कर रहे हैं। 2 का मतलब क्या है मॉडुलस B1 माइनस B2 और 4 का मतलब क्या है A1 माइनस A2, मतलब आपके पास में आ जाएगा 2 प्लस 4
इस तरीके से 2 + 16 डिवाइडेड बाई 6, 18/6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 18/6 इक्वल टू 3, तो जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। कौन सा गेम हो गया, अनफेयर गेम। हाँ जी, कोई दिक्कत। तो जब किसी क्वेश्चन के अंदर सैडल पॉइंट नहीं होता और आपको वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है, तो ऐसे केस में आप अपना आंसर क्या देंगे, वैल्यू ऑफ गेम इक्वल टू आ जाएगा 18/6 इक्वल टू 3। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें। अब प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी होगी, A1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3 और A2 की कितनी है 2/3। B1 की कितनी है 1/2 और B2 की कितनी है 1/2। तो आप अपना आंसर क्या लेके आएंगे फाइनल। हाँ जी, A uses his strategies A1 and A2 with अब यहाँ पे ए जो है वो एक स्ट्रैटेजी यूज नहीं करेगा, ए दो स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, A1 भी और A2 भी। A1 कितनी यूज करेगा 1/3 और A2 कितनी यूज करेगा 2/3। ऐसी B जो B है वो B1 यूज करेगा कितना, हाफ, और B2 कितना यूज करेगा, हाफ। इस तरीके से कहानी चलेगी, ऐसे समझो। तो ये केस कौन सा हो गया, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का। कौन सा केस हो गया भैया, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी काम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाते हैं।